एक्सचेंज ऑन का प्रेजेंट क्या है और एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर क्या हो सकता है। इस पे बात करेंगे। साथ हम कोई 1 2 3 बड़ी एक्सचेंजेस के जर्नी को भी साथ साथ थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये भी हम कर सकें। और एंड पर जो है वो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक या ऐसी एक जो है वो एडवाइस भी करना चाहूंगा जो कि मैं समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने जिंदगी में छोटी छोटी बातों से ही सीखा है और छोटी छोटी बातें जो है ना वो ही इंसान को जिंदगी में आगे भी ले जाती हैं और पीछे भी छोड़ देती हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इंसान कभी पहाड़ों से ठोकर नहीं खाता, वो छोटे छोटे रास्ते में पड़े हुए पत्थरों से ठोकर खाता है। तो जो आपको जो है सीखना जो आपका है या जो आपकी बुनियाद है वो छोटी छोटी चीजें मिलके ही बनाती हैं। वैसे तो इस पे एक बुक भी है, द एटॉमिक हैबिट्स, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे जुमले, छोटी छोटी बातें, कोई एक चीज जिंदगी में कोई इंसान पकड़ता है, एक जुमला, और उससे इंसान की जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाती है। किसी जमाने में मैं अपनी जिंदगी के गोल्स ऐसे बनाता था कि आई वॉन्ट टू मेक $100 million, बस ये गोल होता था। आई वॉन्ट टू बी अ बिलीनियर, ये गोल होता था। फिर आपने जिंदगी में चीजें सीखी, आपने लर्न किया, तो फिर अब आपके गोल जो हैं वो नॉट जस्ट अराउंड द मनी, वो सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द नहीं है। पैसे उसका एक हिस्सा जरूर होते हैं कि अच्छा अच्छे पैसे होने चाहिए, लेकिन वो सीख सीख कर आपको, आप लोगों के पास बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, होंगे उनके पास मैसेज होगा कि वो YouTube पे ही जा सकते हैं अगर कोई लिंक अवेलेबल हो। मेरे इल्म में नहीं कि ये मीटिंग ऑनलाइन जाएगी कि नहीं। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हम जो है वो इस पे बात करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा मैं जर्नी करवा सकूं 1 2 3 एक्सचेंजेस का। अच्छा, ये हमने आज एक टॉपिक चुना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक इसलिए चुना है कि जब हम कोई नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं या जब हम एफिलिएट मार्केटिंग के किसी तरीके से जुड़े होते हैं तो हम ख्वाहिश ये रखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म चले। ये इस ख्वाहिश के साथ हम किसी भी चीज को पकड़ते हैं। जब हम एफिलिएट में होते हैं हम कहते हैं यार मैंने किसी दोस्त को रेफर कर दिया है ना, अब ये ता क़यामत ही चले, यानी जब तक सिस्टम चले, जब तक मैं चलूं, ये साथ जुड़े। और ऐसा सच में होता भी रहा है कुछ कंपनीज के अंदर। प्रोडक्ट बेस्ड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, यानी मैं अगर पहली का नाम ही ले दूं तो उसको 80 साल होने वाले हो गए हैं, तो 80 साल में तो 2 3 जनरेशंस भी उसको चला गई हैं सेम आईडीज को। अब मिसाल दे देता हूं मैं आपको, आप समझ लें, एमवे की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जो दुनिया की पहली कंपनी थी एफिलिएट मार्केटिंग वाली, ग्रोसरीज बेचने वाली है, इस तरह की चीजों के साथ। अब उनकी प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई हैं, तो लेकिन जो है वो हम ख्वाहिश क्या करते हैं कि अगर किसी को मैंने रेफर किया है तो मेरी इज्जत भी इसी में है कि वो पैसे कमाए, और मेरी इज्जत इसमें है कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म चले और मुझे उसको जो है वो यानी वहां से पैसे भी कमा सकूं, वहां से इज्जत भी कमा सकूं, ये हमारी ख्वाहिश रहती है। अच्छा, आज इस टॉपिक को मैं इसलिए मैंने ये जब हम सेशन करते हैं ना एक्सडेमी का, तो जो भी प्रेजेंटर होता है या जिसने भी सेशन करना है, आप में से कल को कोई करना चाहे तो एक्सडेमी का सेशन कर सकता है। तो उस सेशन के अंदर जो है वो टॉपिक जो है वो अपनी सवाबदीद होती है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। सेशन करना ना करना भी आपकी अपनी चॉइस होती है। ये मेरी चॉइस है कि मैंने ले लिया, आपकी चॉइस है कि आप कल कर लें या आपने कल किया था या आप कल नहीं करेंगे। तो आप सेशन भी अपनी मर्जी से चूज करते हैं और फिर आप अपना जो टॉपिक है वो भी मर्जी से चूज करते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बिजनेस में मौजूद हैं, एक एक्सचेंज में मौजूद हैं जिसे हम क्रिप्टो की एक्सचेंज कहते हैं। हमें उसका पूरा स्कोप अगर पता होगा और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि चीजें इसी तवातर से आगे चलेंगी, तो हमारे लिए ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बन जाएगा। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें एफर्ट, क्योंकि दुनिया में बिजनेस कहलाने के लायक चीज भी वही होती है, याद रखिएगा, जिसमें आपकी एफर्ट्स जमा होती रहे, स्टोर होती रहे, तभी वो चीज बिजनेस कहलाती है। यानी जब आपकी जो है वो
एफर्ट्स जो हैं वो वापस जीरो कभी हो जाए तो फिर आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस वही होता है जिसमें आपकी एफर्ट्स, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाए, चाहे आप शुरू में कुछ कम कमा रहे हो, ना कमा रहे हो, नुकसान कर रहे हो, लेकिन वो ओवरऑल जो है वो टाइम या वो जो लर्निंग है वो प्लस हो रही होती है। तो जब हम एक्सचेंज ऑन में मौजूद हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह का हमारे पास मॉडल मौजूद है जिसके अंदर हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सचेंज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्सचेंज ने सिर्फ आर्बिट्राज का नाम क्रिप्टो एक्सचेंज ऑन नहीं है। आर्बिट्राज तो शायद 5% भी नहीं होगा इस बिजनेस का। इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है और ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सचेंज ऑन के बारे में बात करना है। एक दो तीन चार जितनी मैं 2-4-10 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्रिप्टो की ओवरव्यू मैं अपने सुनने वालों को देना चाहूंगा। कॉइनबेस पैसों के एतबार से, रेगुलेशन के एतबार से, बड़े क्लाइंट्स के एतबार से दुनिया की सबसे नंबर 1 एक्सचेंज मानी जाती है कॉइनबेस। कॉइनबेस का जो आइडिया है वो 2011 में आया है, यानी 2008-9 एक्चुअली प्रॉपर जो है वो समझ ले, मेरा ख्याल है 3 जून 2009 को पहली ट्रांजैक्शन हुई है बीटीसी की ब्लॉकचेन पे। तो आप 2009 से अगर आप शुरू करें तो आप समझिए कि बिटकॉइन के आने के कोई 1.5 साल बाद इसका आइडिया जो है वो एक आदमी के जहन में आया जिसका नाम जो था वो ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग था। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चांद पे जाने वाला, ये ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसके जहन में ये आइडिया आया कि ये जो बिटकॉइन है, उस वक्त क्रिप्टो करेंसी का मतलब सिर्फ बिटकॉइन ही था, ऑल्टरनेटिव कोई करेंसीज नहीं थी। तो बिटकॉइन को खरीदना एक मुश्किल काम था। तो इस शख्स ने इस बुनियाद पे अपनी एक्सचेंज की बुनियाद रखी कि खरीदने के लिए लोगों को आसानी और सहूलत दी जाए, और इसने कोशिश की कि रेगुलेटेड तरीके से कर सके, यानी ये बैंक्स के दरमियान और लोगों के दरमियान एक ब्रिज बन जाए। और ये वो पहली कंपनी थी जिसने ये आइडिया सोचा और इस पे काम करना शुरू किया, और जिसके नतीजे में जो है वो इसका जर्नी शुरू हुआ। 2012 में जो है वो उसने प्रॉपर अपनी बिजनेस को जो है वो लॉन्च किया कॉइनबेस ने, और अब उसका जर्नी है। अभी हम 2012 में वो लॉन्चिंग करती है और 25 में मैं ये कह रहा हूं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है इन द सेंस के रेगुलेशन के मामले में, और जो है वो जितना क्लाइंट उसके पास है, कॉर्पोरेट क्लाइंट, वो दुनिया की किसी और एक्सचेंज के पास नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि उसने रेगुलेशंस इतनी ले ली हैं, यानी आपने ये तो सुना है कि यार कोई बंदा जो है वो लैंड बाय कर रहा है या प्रॉपर्टी बाय कर रहा है या गाड़ी बाय कर रहा है तो उसके लिए पे ऑर्डर दिया है, लेकिन क्रिप्टो बाय करने के लिए पे ऑर्डर दिए जाते हैं, क्रिप्टो बाय करने के लिए जो है वो चेक्स दिए जाते हैं, और 100-200 मिलियन डॉलर्स के। बैंक्स को जब बाय करना होता है तो वो कॉइनबेस से बाय करते हैं, कॉइनबेस के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 500 मिलियन 200 मिलियन। गवर्नमेंट्स को जब बाय करना होता है तो वो कॉइनबेस से बाय करते हैं, वो बाइनेंस से नहीं बाय करते। बाइनेंस से भी कुछ एक बाय करने का लंबा सिलसिला है, लेकिन कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं वो कॉइनबेस से जो है वो बाइंग करते हैं। तो ये जर्नी उसका शुरू हुआ। अब उसके जर्नी में देखिए कि सबसे पहले उसको एक एप्लीकेशन दी उसने, एक नॉर्मल से यूजर इंटरफेस वाली, यानी पहले उसके 2-3 साल जो हैं वो इस स्ट्रगल के हैं, जिस स्ट्रगल के अंदर उसने यूजर बहुत बनाए। पहले ही साल के यूजर जो है ना कॉइनबेस के, वो शायद 1 मिलियन से ज्यादा थे। 1 मिलियन प्लस कस्टमर बनाए उसने, और सहूलत ये दी कि आप बिटकॉइन आसानी से बाय कर सकते हैं। और ये सहूलत उसने, क्योंकि सबसे मुश्किल जो मार्केट थी, ये देखें ये भी एक बंदे का जो है वो चैलेंज होता है, यूएस की मार्केट सबसे मुश्किल मानी जाती थी। और क्योंकि वहां पर, क्योंकि जहां पर भी सिस्टम बना होगा ना उसमें आपके लिए सहूलत होगी कस्टमर के लिए, और नई चीज के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उसको आसानी से रास्ता नहीं मिलेगा ना। जहां इररेगुलेटेड मार्केट होती है, अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट होती है या इकोनॉमीज होती हैं, वहां पे उतना ही इजी भी होता है चीजों को मैनिपुलेट करना, चीजों को आगे पीछे करना, क्योंकि लॉ ही नहीं बने होते।
लेकिन जहां पर आप जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉज जल्दी बना लेती हैं, वहां पे ये वायलेशन बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, या एक नई चीज को अडॉप्शन करवाना काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह उसने जो है ये वाली फैसिलिटी का यानी एक्सचेंज को यूएस में रेगुलेट कराने के लिए सबसे पहले काम शुरू किया। उस काम के दौरान में उसने जो है वो अच्छे खासे तकरीबन 1 मिलियन यूजर साथ ले लिए। उसके बाद उसका जर्नी जो है वो प्रॉपर, जिसमें एक्सपेंशन का फेज आया, वो 2014-17 यानी 3 साल उसको मजीद लगे। पहले 2 साल जो है उसके 12 से 14 के, उसमें वो बेसिक्स पे चलता रहा। ये आपने साल देखने हैं और समझना है कि ग्रोथ कैसे होती है, और आपने ये समझना है कि अगर आप कॉइन बेस के एफिलिएट के तौर पे काम कर रहे होते थे, कॉइन बेस के साथ हो, एक्सचेंज के साथ हो आपने, क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर एक्सचेंज ऑन का मॉडल इसी तरह का एक मॉडल है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छा करियर, एक बेहतरीन फ्यूचर सोच सकता हूं एक्सचेंज ऑन के बिजनेस मॉडल के साथ, जिसमें एफिलिएट प्रोग्राम है और जिसके अंदर हम स्पॉट ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग या इस तरह की सारी चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे। क्योंकि आज की मीटिंग से नतीजा ये निकालना है कि एक्सचेंज ऑन मुझे करनी क्यों है, मैं एक्सचेंज ऑन में क्यों हूं। ये इसलिए आज का टॉपिक जरूरी है, और इस टॉपिक को आपने पूरे दिलो जान से समझना है। कोशिश मैं करूंगा, ये नहीं कि मेरी हर बात बड़ी कोई सुपरहिट बात है या हर बॉल पे चौका छक्का है। इस सारी डिस्कशन में, जो कि शायद 45-50 मिनट की होगी, जिसमें से शायद हम 20 मिनट गुजार चुके हैं, 20-30 मिनट और हैं, कोई एक बात, कोई एक जुमला ऐसा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जो आपके वीएन को बना देगा, जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे देगा, या जो आपको एक जो है वो आप समझ लें कि करेज या जज्बा दे देगा कि अच्छा मुझे काम करना है, इसलिए करना है, और इससे मैं ये गेन करूंगा। ये खुलासा जो है वो आपके पास आ जाएगा। हम वापस चलते हैं उसके एक्सपेंशन फेज पे। तो कॉइन बेस ने अगले 3 साल के अंदर जो है मुख्तलिफ कॉइन्स को ऐड करना शुरू किया। उसने इथीरियम को ऐड किया, लाइट कॉइन को ऐड किया, और वो कोशिश करता था कि सिर्फ रेगुलेटेड प्रोजेक्ट ले। और आज भी कॉइन बेस के बाद बहुत कम कॉइन है, यानी मेरे से पूछेंगे तो मुझे कोई बंदा अगर कभी किसी कॉइन का मशवरा देना, इस कॉइन को देखें, तो मैं वो देखता हूं कि क्या वो कॉइन बेस पे है कि नहीं है। हालांकि वो कॉइन बेस जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होती, यानी मिसाल के तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए कॉइन बेस जो है मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। पहले था, अभी रिसेंटली कोई 1 साल पहले उसने बंद कर दिया है। मैंने अपना अकाउंट, उन्होंने कहा क्लोज कर दे, मैंने क्लोज कर दिया। और शुरू में भी नहीं था, बीच में ओपन की, ये बात पे फिर बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये है कि मैं ये देखता हूं कि कॉइन बेस जो है वहां पर वो कॉइन है, तो मेरा कॉन्फिडेंस 100 से 200% हो जाता है। यानी एक रेफरेंस होता है मेरे लिए कि यार कॉइन की ऑथेंटिसिटी जो है, एटलीस्ट कॉइन्स आपको पता है अच्छा बुरा सब कुछ करते हैं, तो कॉइन्स हैं, लोग हैं, कंपनीज हैं, मैनिपुलेशंस भी होती होंगी, उनके अंदर फ्यूचर्स भी चल रहे होते हैं, हजार चीजें होती हैं, वो सारा कुछ ठीक है। यानी इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि जी आप, मैं ऐसे कह लेता हूं कि आप समझ लें कि आप जो है वो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना, जब आप किसी चीज की भी, मिसाल के तौर पे कंपनी है, एक रजिस्टर्ड नहीं है और एक रजिस्टर्ड है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि अच्छा किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो थोड़ी सी उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी बजाय इसके कि जिसके पास रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये कॉइन बेस पे देखने से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कॉइन बेस का क्राइटेरिया टफ है, बाइनेंस का भी टफ क्राइटेरिया है, लेकिन बाइनेंस से निकलकर जब वो कॉइन बेस पे भी चला गया, तो मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे लिए वो 200% कॉइन जो है वो इंप्रूव हो जाता है, मेरी नजरों में इंप्रूव हो जाता है कि अच्छा ये जो है वो ऐसी चीज है कि जो लॉन्ग टर्म वाला कोई कॉइन हो सकता है। तो उसने इसी तरह अपने जो है वो सिर्फ ऑथेंटिक और रेगुलेटेड कॉइन्स को ही अपने साथ लिया। इसकी मिसाल ये थी कि उस जमाने में इथेरियम लाइट कॉइन आ रहे थे, उनको अपने साथ जोड़ा 2014 के अंदर, 2014 में, और जो है वो रिस्की कॉइन्स को नहीं लेती थी। ठीक है, और उसकी पॉलिसी ये थी कि कॉइन सिक्योर होना चाहिए और उसके अंदर रेगुलेशन होनी चाहिए, इस तरह की पॉलिसी के साथ वो चला। उसके बाद जो है ये दुनिया की पहली एक्सचेंज थी जो यूएस के लॉज को फॉलो करती थी। फिर आपको इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आ गया 2017-18, एक्सचेंज को लॉन्च हुए कितनी देर हो गई है, 6-7 साल। अब एक्सचेंज एक नया स्टेप लेती है जो पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ था। वो स्टेप ये था
कि एक्सचेंज को उठा के नेस्डैक पे ले जाते हैं, अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है वहां ले जाते हैं, और वहां ले जाकर उस एक्सचेंज का आईपीओ होता है। आईपीओ समझते हैं, जैसे कॉइन्स में होता था ना आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इस तरह स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी इससे पहले के स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो उससे पहले आईपीओ किया जाता है। जब उसने अपना आईपीओ किया कॉइन बेस ने, तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 86 बिलियन डॉलर का आईपीओ था। 86 अरब डॉलर जो थे वो आईपीओ में आए, नेस्डैक के आईपीओ में, कॉइन बेस एक्सचेंज को, जिसके बाद वो एक ताकतवर चीज बनी। समझना आपने, ये है 2011 का आइडिया, 2019 आते आते 7-8 साल के अंदर यहां पहुंचा है कि उसके आईपीओ पर उसको 86 बिलियन डॉलर इकट्ठे हो जाते हैं, और 86 अरब डॉलर के साथ फिर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है। फिर वो अपनी ऐप, प्रो एप्स, कस्टडी वॉलेट्स, अर्न वॉलेट, स्टेकिंग की ऑप्शंस, एनएफटी के मार्केट प्लेसेस, ये सारी चीजें वो देना शुरू करता है। और इस स्टेप के बाद क्रिप्टो एक मेन स्ट्रीम आइटम बनना शुरू हो जाती है। अब जब आईपीओ हो जाता है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं या उसमें जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो आपको सुन के हैरानगी होगी, वॉल स्ट्रीट उसकी तरफ आता है, हेज फंड्स उसकी तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेपुटेशन बिल्ड होती है, और लोग मानते हैं कि भाई ये सेफेस्ट एक्सचेंज है यूएस की। कंप्लाइंस उसके पास, ग्लोबली कंप्लाइंस आ जाते हैं, 7वां-8वां साल है, ठीक है, और इजीएस्ट ऐप का यूजर इंटरफेस चेंज करता है और आसान करता है, और इस तरह से करके ये अपने जर्नी को आगे लेके जाता है, अपना वॉल्यूम पे फोकस करता है, अपने रिजर्व्स को सेव रखता है, और रिस्की काम नहीं करता, ट्रांसपेरेंसी रखता है, ठीक है। इन सारी चीजों के साथ जो है उसका जर्नी चलता रहा, और आज ये वहां पर मौजूद है जहां पर हम देख रहे हैं। सिक्योरिटी है, रेगुलेशन है, कंप्लाइंस है, ट्रांसपेरेंसी है, और ये सारी चीजें हैं जिनके बाद आज जो है वो एक बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है। अगर आप देखें तो 10, 12, 14 साल जो है वो मुसलसल एफर्ट्स के हैं, जिसके अंदर जो है वो अपनी जगह बना रहा है, और अपने लिए जो है वो यानी इसको कॉइन बेस जो है वो जिस मुकाम पे आज खड़ा है, उसने 14 साल लिए हैं। उसमें गलतियां भी हुई होंगी, उसमें चैलेंजेस भी आए होंगे, लेकिन उसका जो मोटिव था वो ये था कि उसको रेगुलेटेड एक्सचेंज देनी है दुनिया में। और उसने उस वक्त में उन इंडस्ट्रीज में, सॉरी, उन जो है वो लोगों से ट्रस्ट विन किया जिनका ट्रस्ट विन करना मुश्किल था, यानी कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, और उसने वो सारे अट्रैक्ट किए, क्योंकि वो उससे हटा ही नहीं। उसको आम कस्टमर नहीं चाहिए था, आम कस्टमर चाहिए होता, कहता आने दो, कोई भी नेशनैलिटी है आने दो, फर्क नहीं पड़ता, यूजर चाहिए बस आने दो। उसने विन करना था प्रीमियम कस्टमर, उसने विन करना था इंस्टीट्यूट्स का एतबार, उसने विन ये करना था कि जब किसी को 5 बिलियन डॉलर का खरीदना हो तो वो कहे कहां से लेना है, तो वो कहे नो प्रॉब्लम, जो है वो कॉइन बेस से लेंगे, और कहां से लेना है, ठीक है। यानी वो इतना, क्योंकि आप ये समझिए इस वक्त टॉप 100 में इतनी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जहां पर मुझे पता है कोई बंदा 5 मिलियन डॉलर डिपॉजिट करेगा ना, तो 10% एक्सचेंजेस वो पैसे लेके बंद हो जाएंगी। यानी ऐसी एक्सचेंजेस भी मौजूद हैं, और टॉप 100 में मौजूद हैं। 2-4 को मैं जानता भी हूं, यानी जानने का मुराद ये होता है कि आप रिलेशंस में होते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते, कहीं ना कहीं मुलाकात होती है। वो एक्सचेंजेस हैं जिनके बारे में मुझे ये पता है कि उनका विजन ये है कि अगर कोई एक यूजर कभी एक रात में आगे 5-10 मिलियन डॉलर डिपॉजिट कर गया ना, सुबह उसको एक्सचेंज मिलनी नहीं है। यानी उसके अंदर जो है वो उनका सिर्फ जो एपिटाइट है या जो उनकी भूख है वो इतनी है कि 5-10 बिलियन डॉलर इकट्ठे आ गए तो वो एक्सचेंज ही बंद कर दें अपनी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में एक रेगुलेटेड एक्सचेंज जो है उसके तौर पे सामने आई कि कोई 50 अरब डॉलर की भी बाय करना चाहे, अगर आपके इल्म में है कि नहीं है, अगर एलन मस्क को बाय करना हो तो वो कॉइन बेस से बाय करता है, प्रेफर करता है। वैसे उसकी दोस्ती सीजी से आई, एक पर्सनल बात है उनकी, लेकिन ये मतलब पर्सनल बात मतलब ये है कि उनका अपना रिलेशन है इसकी वजह से। अदरवाइज क्या है कि वो मैक्सिमम जो है लोग जितने भी बड़े हैं वो सारे के सारे जाकर के कॉइन बेस से ही बाय करते हैं। तो ये जर्नी आपको समझ में आया, कोई 12-14 साल का एक जर्नी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीजें होती रहीं, और अल्टीमेटली जो है वो एक बड़ी एक्सचेंज के तौर पे सामने आई। फर्क सिर्फ ये था कि उसने अपने गोल को छोड़ा नहीं है,
वो कभी भी आम यूजर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं गया, उसने हमेशा कॉर्पोरेट यूजर पर ध्यान दिया और नतीजे में कॉर्पोरेट एक क्लासिफाइड किस्म का वो एक प्रोडक्ट बन गया। अगर ये स्टोरी मजेदार लगी है, अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, सेंस बना रही है, तो अपना मुझे रिस्पांस दीजिए, उतनी देर पानी का मैं घूंट पी लूं। और आपका रिस्पांस यस, मैं कमेंट्स ऑन नहीं कर पाऊंगा फॉर सम रीजन, अदरवाइज मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं कमेंट्स ऑन कर सकूं ताकि इसमें आप अपना फीडबैक दे सकें, लेकिन आप अपने इमोजीज की तरह शक्ल में, जैसे ये दिल आ रहे हैं कमलेश जी की तरफ से, महेश जी की तरफ से, जैन मित्रा दी की तरफ से, भरद्वाज जी की तरफ से, भरद्वाज जी से अमित भरद्वाज याद आ गया, और सब बाकी विकास जी की तरफ से, आप बिल्कुल इसी तरह से ठीक हो गया। तो ये एक एक्सचेंज का जर्नी है। नाउ एक और एक्सचेंज का जर्नी लेते हैं और फिर हम एक्सचेंज ऑन पर आ जाते हैं। आधा वक्त हम गुजार चुके हैं, अगले 2 4 5 मिनट में मैं एक दूसरी आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो हम शेयर करते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास यूजर्स के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस। ओहो, 2016 में और 17 में आइडिया सोचा जाता है और 17 में वो लॉन्च हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस मामले पे। ये वाली स्टोरी एक्सचेंज अपना इसका नाम है बाइनेंस की, ठीक है। इसका जो जर्नी है बिल्कुल स्टार्ट में, इसके स्टार्ट में ही वो अपना आईसीओ करता है बीएनबी टोकन का, जिससे उसके पास पैसे आते हैं। उन पैसों से वो डेवलपमेंट करता है, यानी एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो है वो करता है। और ये एक और फलसफे पे आता है। अब इसका जो फलसफा है बाइनेंस का, वो रेगुलेशन नहीं है। बाइनेंस रेगुलेशन के फलसफे पे आता ही नहीं, वो किसी से लाइसेंस लेता ही नहीं। जब वो स्टार्ट करता है वो कहता है मुझे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस ही नहीं बनाता। वो कहता ना ऑफिस होगा, मैं बॉर्डरलेस हूं, मैं ऑफिस बना के अपने आप को क्यों किसी एक जगह पर कैद कर लूं। तो वो बॉर्डरलेस है, वो इस फलसफे पे आता है कि वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो है वो बॉर्डरलेस जो है काम करना चाहता है। गोल उसका है मैक्सिमम यूजर्स, उसका गोल रेगुलेशन नहीं, प्रीमियम कस्टमर नहीं, उसका गोल है मैक्सिमम कस्टमर। तो वो और उन कस्टमर्स को वो चाहता है कि उनको वो लो फीस का ऑप्शन दे, उनको फास्ट ट्रांजैक्शन करने का फैसिलिटी दे। ये उसका गोल था। अगर आपके इल्म में हो या नहीं हो, एक्सचेंजेस विड्रॉल में टाइम लिया करती थी, घंटों का वक्त लग जाया करता था। इस तरह नहीं था कि अभी अभी जैसे आज मिलते हैं ना सेकंड्स में, उस तरह के नहीं थे, क्योंकि जाहिर है इनिशियल फेज हर चीज ने देखना होता है। आपको पता है ना कि आग जलाना एक जमाने में काम था, हमने देखा ही है हिस्ट्री में, हमें लगता ही है कि भाई आग जलाने में पूरा पूरा दिन गुजरता था, नहीं जलती थी कभी। और आज बस हम लाइटर या माचिस को क्लिक करते हैं और आग जल जाती है। तो टाइम लगता है चीजों की जो है वो इनोवेशन होने में। तो ये खैर इसने फोकस किया कि ये फीसिस कम रखे, ग्लोबल रीच दे। यानी यूएस वाले तो पागल हो गए ना, फैन हो गए कॉइन बेस के। इसने कहा पूरी दुनिया से कस्टमर चाहिए, तो इसलिए रेगुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा मैं। नॉफिस बनाता हूं ना रेगुलेशन लूंगा। एक ऑनलाइन एक्सचेंज क्रिएट की और उस पर यूजर लेना शुरू किया, और यूजर्स के मामले में इसको बहुत जबरदस्त जो है वो रिस्पांस मिला, और स्पीड इसने बहुत अच्छी परफॉर्म की। यानी ऐसा टाइम गुजरा है अभी तो उससे बहुत बेहतर है कि एक सेकंड में वो 14 लाख ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता रहा, जो उस जमाने के एतबार से एक बड़ी अट्रैक्टिव वाली चीज थी। इसने जब अपना आईसीओ किया उसमें इसके पास कोई $15 मिलियन इकट्ठे हुए। अगर चाहे बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उससे इसने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस किया, और तकरीबन जो है वो अपनी लॉन्च से लेके 6 महीने के अंदर यूजर्स के एतबार से दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बन चुकी थी। यूजर सबसे ज्यादा इसके पास थे। फिर इसने अपनी ग्रोथ का फेज देखा, यानी 18 में इसकी ग्रोथ हुई जो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। बिटरेक्स एक्सचेंज बंद होने के बाद जो सारा ट्रैफिक था एक बहुत बड़ा, यानी पुराना लोग कर रहे थे बिटरेक्स एक्सचेंज के ऊपर, वो अपने दौर की बाइनेंस थी आप ये कह लें, क्योंकि वो भी रेगुलेशन वाले मामले में तब तक नहीं थी। रेगुलेशन जहां आप लेते हैं वहां पे आपके हाथ बंद भी जाते हैं। ये भी एक आपने ज़हन में रखनी चीज कि रेगुलेशंस आपको सहूलत भी देती हैं, लेकिन वो आपको तभी सूट करती हैं जब आपको पता हो कि मैं रेगुलेशन से गेन क्या करना है। जैसे कॉइन बेस ने किया,
आप और मैं, या हम में से कोई भी बंदा कल परसों चौथ 10 साल बाद 20 साल बाद कोई अपनी एक्सचेंज बनाता है और कहे मैं बस रेगुलेशन करानी है इसकी, और ये पता ही ना हो कि रेगुलेशन करा के मैं इससे गेन क्या करूंगा। तो रेगुलेशंस जो है वो आपको पता हो कि इससे मैंने ये गेन करना है, जो कॉइन बेस ने गेन किया कि प्रीमियम कस्टमर चाहिए था, और रेगुलेशन से ये था कि वो सबकी हॉट फेवरेट बन गई और सबके लिए ट्रस्ट का बाइस बन गई। तो इसने जो है वो वाला काम नहीं किया, इसने लिस्टिंग की, मैक्सिमम कॉइन डालने शुरू किए, नए कॉइन आते थे, पॉपुलर टोकन आते थे, एयर ड्रॉप के प्रोजेक्ट आते थे, और कम्युनिटी की रिक्वेस्ट थी जिसके जरिए कॉइन लिस्ट करते थे एक जमाने में। अभी नहीं मुझे पता बाइनेंस वो ऑफर करता है कि नहीं करता, बाइनेंस पूल भी करवा लेता था, इस पूल के अंदर कम्युनिटी रिक्वेस्ट करे, अगर इतने लोग रिक्वेस्ट कर देंगे तो मैं कॉइन लिस्ट कर दूंगा, चाहे वो सफेद है चाहे स्याह है, मैं कर दूंगा। ये कहता नहीं था, कहने का मतलब यही था कि कम्युनिटी रिक्वेस्ट आएगी तो वो नॉर्मली जो है वो 10 में से 5 को कर लिया करता था। तो इस तरीके से जो है वो नए कॉइन आने शुरू हुए, अपने इसने जो है वो यूजर्स का ट्रस्ट गेन करना शुरू किया। एक वाक्य ने इसकी अहमियत में 4 चांद लगा दी। अब देखें, कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मुसीबत में ही अपॉर्चुनिटी होती है। 2019 का मशहूर वाक्य है, बाइनेंस हैक हो गई, और हैक हुई तो वहां से 7,000 बिटकॉइन चोरी हो गया। किसी ने हैक की, हैकिंग के दौरान में उन्होंने इसके हॉट वॉलेट्स में जाकर के वहां से 7,000 बिटकॉइन अपने आप को ट्रांसफर कर लिए, किसी ने भी, वो ट्रेस नहीं हो सके। बड़ा झटका था। 2020 जो 2019 है वो हमें पता है कि बीटीसी एक जो है वो वैल्यूएबल चीज के तौर पे मतलब लोग मिस करते हैं 2019 को, 2019 में भी ले लेते तो बड़ा माहौल था। जो आपकी यानी एक्सचेंज है उस पे 7,000 बिटकॉइन स्टोल हुए। अब ये हो गई एक मुसीबत, परेशानी आ गई, लोगों के लिए चैलेंज आ गया, लोगों को सोचना शुरू किया कि यार ये तो काम लग गया, खराबी पैदा हो गई। लेकिन बाइनेंस ने क्या किया, 7,000 बीटीसी का जो लॉस था वो खुद बियर किया, उसकी उसने तैयारी कर रखी थी। एक उसका फंड है SAFU के नाम से, सेफू के नाम से वो फंड रखता है, जो किसी भी हैकिंग की सूरत में वहां से वो कॉम्पनसेशन करता है, और वो फंड बड़ा होता रहता है, और वो इससे अलग करके पड़ा होता है। यानी जिसको जो समझ ले नामुमकिनात में है हैक करना, वो हॉट वॉलेट्स में नहीं होता, वो उसने बिल्कुल अपने समझ लें कि जैसे कोल्ड वॉलेट्स होते हैं या जैसे लेजर वॉलेट्स होते हैं ना, वो सिस्टम से काट के रखा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो उसने तमाम यूजर्स को जब रिफंड किया, यानी जो हैकिंग हो गई वो 7,000 बिटकॉइन लोगों का ही था ना, वो चला गया, उसने वो यूजर्स को वो वापस किया, और ये यूजर्स का ट्रस्ट लेके आया। अब थी एक मुसीबत कि आपका 7,000 बिटकॉइन चला गया, आपने उसमें से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली। कैसे की, आप कह सकते थे यूजर्स को, क्योंकि उसमें यूजर्स के अकाउंट्स भी यूज होते हैं। यानी जब आप इस तरह की किसी भी हैकिंग को, जैसे बैंक है ना, तो बैंक में जो है वो हैकिंग का मतलब बैंक के फंड तो कहीं नहीं जाते, वो फंड तो अवाम के जाते हैं। एक बैंक में एक यूजर का 20 करोड़ रुपया था और जीरो रह जाए, तो वो यूजर के बेसिकली गए हैं उसमें। बैंक कभी कभी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो यूजर पे डाल देते हैं कि आपकी तरफ से ओटीपी गया था, आपकी तरफ से ईमेल गई थी, आपकी तरफ से कॉल कंफर्मेशन हुई थी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, चूंकि वो एक हैकिंग अटेम्प्ट थी और बड़े मैसिव लेवल की थी, बाइनेंस ने तमाम यूजर को, एक भी यूजर नहीं छोड़ा, सबको वो 7,000 जो बिटकॉइन जिनके थे उनको अपनी तरफ से दिए, ठीक है। इससे उसकी ब्रांड की स्ट्रेंथ बनी, इससे लोगों को जो है वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, लोगों का ट्रस्ट बना, और उसकी एक्सपेंशन उसके बाद जो हुई उसमें फिर उसने लॉन्च किया। यानी अब आप समझिए कि वो भी 2017 में लॉन्च होने के बाद 2019-20 में फ्यूचर्स की तरफ आता है। 3-4 साल गुजरने के बाद सेविंग्स की ऑप्शन देता है, स्टेकिंग की ऑप्शन देता है, अर्न की ऑप्शन देता है, P2P ट्रेडिंग की ऑप्शन देता है। P2P ट्रेडिंग 18-19 में नहीं थी, 20 में जाकर के आई। लॉन्च पैड और लॉन्च पूल लॉन्च करता है, ठीक है, और इससे वो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, सिर्फ एक्सचेंज नहीं रहती। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो ट्रस्ट वॉलेट को खरीद लेते हैं। इस वक्त ट्रस्ट वॉलेट जो है बड़ा मशहूर वॉलेट है, सबको पता है। वो ट्रस्ट वॉलेट प्रॉपर्टी है बाइनेंस की। बाइनेंस वो है, वो पूरा डिसेंट्रलाइज, उसका अपना ही निजाम चलता है, लेकिन एक्वायर कर लिया हुआ उसने। उसके अलावा उसने बाइनेंस ने नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, 200 के करीब नए क्रिप्टो के प्रोजेक्ट से जिनमें इन्वेस्ट किया, और इस तरह उसका एक जो है वो फेज आया। फिर
2022 में, यानी 5 के साल जब गुजर गए उसको चलते हुए, तो फिर उस वक्त उसका जो डेली वॉल्यूम था वो यहाँ तक पहुंच गया कि डेली कोई $100 बिलियन के करीब का ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और ये टोटल उस वक्त की मार्केट, अभी तो ट्रिलियंस में चलेगी मार्केट, लेकिन उस वक्त की मार्केट का 70-80% ये वॉल्यूम था। और 100 मिलियन यूजर्स उसने गेन किए। 2022 तक 100 मिलियन यूजर हो चुका था उसका। और जो है वो उसके बाद उसने मजीद एक्सपेंशन की। आपको पता है एनएफटी के कॉन्सेप्ट आए, एनएफटी का मार्केट प्लेस बना लिया, अपनी चेन लॉन्च की, बाइनेंस की स्मार्ट चेन, इस पे लोग टोकन क्रिएट कर सकें, डीफाई प्रोटोकॉल दिए। जैसे हम ये यूएसडीटी यूज करते हैं, ये बाइनेंस की चेन का है, BEP20 जो है बीएससी की चेन के ऊपर। तो इसी तरह उसने फिर अपने वीजा और डेबिट कार्ड लॉन्च किए। ये आप देख रहे हैं 5वां साल है, कार्ड्स लॉन्च हो रहे हैं, ओटीसी के डेस्क बनाए मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, और ये इस तरह से उसका। और फिर वो 22 के बाद जाके रेगुलेशन की तरफ भी गया। जब उसने अपना 100 मिलियन यूजर पूरा कर लिया, एक मैक्सिमम यूजर, नंबर 1 एक्सचेंज का टाइटल जो है वो नंबर ऑफ यूजर के एतबार से ले लिया, तो फिर जो है वो बाइनेंस वो गया कहां पर, बाइनेंस गया फिर रेगुलेशन की तरफ। फिर उसने रेगुलेशंस लिए, उन रेगुलेशंस के मसाइल भी आए। आपको पता है उसने यूएस में रेगुलेशन ली और उसको यूएस में ही चैलेंज आया, उसको हैवी फाइन भी पे करना पड़ा। उसके फाउंडर को आपको पता है कि उस पर चार्जेस भी लगे और उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में उसको गुजारना पड़ा। बल्कि एज ए फाउंडर तो रहेगा, लेकिन एज ए सीईओ उसको स्टेप डाउन करना पड़ा अपनी एक्सचेंज से, बाइनेंस से। अभी वो ऑफिशियली बाइनेंस का कुछ नहीं लगता, मालिक ही है, फाउंडर ही है, लेकिन ऑफिशियली वो कुछ नहीं लगता उस एक्सचेंज का। तो इस वक्त वो एक बड़ी एक्सचेंज के तौर पे मौजूद है। आप और हम उस पर बेइंतहा ट्रस्ट करते हैं। जिन्होंने शुरू से ज्वाइन कर रखा है, मैं 17 के एंड यूजर्स, आखिरी वाले यूजर्स में से हूं। और यानी जब वो लॉन्च हुई तो उसके शुरू वाले बिल्कुल बुनियादी यूजर्स में से हूं। तो एक ग्रेजुअली वक्त के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। कभी कोई चीज गलत नहीं हुई, कभी कुछ गलत हुआ भी तो उन्होंने उसको एडजस्ट किया। मिसाल के तौर पे P2P ट्रेडिंग करते हुए मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं जो चैलेंजिंग है। तो 2-3 ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहां पर आप, फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेल कर रहा था, मुझे पेमेंट नहीं आई, लेकिन यूजर जो है जिससे चाहिए वो मेरे से मांग रहा है कि जी पैसे रिलीज करें, जो है वो फंड रिलीज करें। तो इस तरह के चैलेंजेस में उसने पूरा एक सिस्टम बना रखा था जिसमें जो है वो पूरा एक जस्टिस करता है। जिस जस्टिस के नतीजे में मैंने 3 दफा शायद अपील की है अपने 8 साल के सफर में बाइनेंस के साथ। तीनों अपील्स में चूंकि मैं राइट पे था, मैंने विन किया है। यानी मेरा जो भी चैलेंज था P2P के हवाले से, तो मैं उसमें हमेशा मैंने विन किया है, क्योंकि मैं मतलब सही जगह पे स्टैंड करता था। यानी मैंने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की है, कभी किसी को मैंने जो है वो इस तरह से धोखा देने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने की है तो मैं उसके अगेंस्ट विन किया। तो ये एक जर्नी है जो बाइनेंस का रहा, और आज आपके सामने बाइनेंस मौजूद है, स्पीड में बेहतरीन है, लिस्टिंग्स, मतलब बाइनेंस पे आना ही कामयाबी की जमानत माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कॉइन बेस की ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, लेकिन बाइनेंस पे देख करके बंदा कहता है कि ओके है यार, बाइनेंस पे है तो इसका मतलब कुछ तो होगा। ठीक है, और अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों का, लो फीसिस हैं बाकी एक्सचेंजेस के मुकाबले में। आज भी आप देख लें, वो बहुत सारी, अभी आपको पता होगा एक्सचेंज ऑन और आर्बिट्राज के यूजर्स हैं, वो BEP20 क्यों यूज करते हैं, कोई और कर लेते, ट्रॉन क्यों नहीं करते, सोलाना की चेन क्यों नहीं करते, पॉलीगॉन की चेन क्यों नहीं करते? क्योंकि BSC की चेन पे लो फीसिस हैं, इवन कई जगहों पे नो फीसिस भी हैं, 0 फीस भी है। ठीक है, तो ये उसका जो है वो ऐसी ऐसी यानी उसकी चीजें हैं जिसकी वजह से उसको एक ताकत मिली है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मिल गई है, लॉयल कम्युनिटी मिल गई है, जितने भी कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं। और कॉइन उसका जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, और स्पॉट, फ्यूचर, अर्न, सब चीजें उसकी जो है वो ग्रोथ कर रही हैं। तो ये एक जर्नी है एक ऐसी एक्सचेंज का जिसने इस जर्नी को किया है बहुत तेज। और लेकिन उस तेजी में भी हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन जो है वो 22 में हुई है, 5 साल लगे हैं जिसके बाद एक्सपेंशन हुई है। इसके हवाले से यानी तीसरी MEXC भी मेरे ज़हन में है, या KuCoin या Kraken की एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, इसी तरह की मिलती जुलती एग्जांपल्स हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, ऑफर करने के लिए कुछ नया है। अभी मुझे याद है चंद दिन पहले की, उमर भाई इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन एक जगह पर उन्होंने एक जगह पे हमें एक बंदा मिला जो अब हमारे दोस्त ही हैं, वो अपनी एक्सचेंज लॉन्च कर रहे थे। तो उनसे यही पूछा हमने कि एक्सचेंज जो है वो तुम लॉन्च तो कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? तो वो हमारा भाई हमें बता ही नहीं पाया।
कहता है बस मैं लॉन्च कर रहा हूं, लॉन्च होगी तो कस्टमर आ ही जाएगा। ये उसका एक नजरिया था। ये मैं ये नहीं, उसको मैं हल्का नहीं ले रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि जब आपसे पूछा जाए कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं तो आपके पास जवाब ही ना हो तो ये तो कभी कभी जो है वो इस तरह भी होता है। तो अभी इन दो एक्सचेंजेस का जो जर्नी है वो हमने लिया है। अभी हम चलेंगे एक्सचेंज ऑन के जर्नी की तरफ, और फिर उससे जुड़े फायदे क्या हो सकते हैं, और आखिर में मेरी टिप है जो मैं आपको दूंगा। वक्त शायद 10-15 मिनट ही बचे हैं मैक्सिमम। एक्सचेंज ऑन का जर्नी जो है वो 2022 का है, 2022 की एंड का है, और बल्कि 22 की एंड में तो एप्लीकेशन थी, ये जर्नी उससे पुराना है। ये इनोवेशन फैक्ट्री के अर्ली स्टेज का एक एक्सपेरिमेंट था एक्सचेंज ऑन, जिसके अंदर जिसका वाहिद पर्पस ये था, कोई स्पॉट ट्रेडिंग नहीं, कोई कुछ चीज नहीं, सिवाय इसके कि वहां से आप क्वाइन बाय कर सकते हैं। मतलब एक बिल्कुल बेसिक सा एक स्वैप टाइप की एक्सचेंज थी, जहां से लोग, जो पहला क्वाइन था BFIC क्वाइन, उस क्वाइन को बाय करने के लिए कंपनी से ये एक्सचेंज यूज होती थी। एक्सचेंज ऑन के नाम से ये एक्सचेंज थी, और ये उसका पहला फेज था, जिस फेज में उसने उस वक्त एक सहूलत दी। उस वक्त एक जो है वो, मैं वहां मौजूद नहीं था, यानी उस टाइम पे मैं हिस्सा नहीं था इस पूरे सिस्टम के अंदर, लेकिन ये मैंने लोगों से सुन रखा है। और जिन्होंने गुड का सिग्नल दिया है, मेरे बहुत सारे भाइयों ने जो है वो थम्स अप किया, इसका मतलब है वो जानते हैं, यानी मैं जो बता रहा हूं वो जानते हैं कि ऐसा ही था। जो मैंने सुना है, मेरा सोर्स भी आप लोग ही हैं, आप सबसे सुना है, या उमर भाई से भी थोड़ा बहुत सुना है कि ये उस जमाने में इसका पर्पस जो था वो एक स्वैप फीचर के तौर पे काम आ रही थी, जहां पर लोग जो है वो USDTs के बदले में BFIC बाय कर सकते थे, और ये BFICs दे करके USDTs भी ले सकते थे। इस तरह का कुछ सीक्वेंस था। तो ये इसका एक अर्ली स्टेज का एक फेज था। इसका जो VN है असल के जो है, क्योंकि आपकी पता क्या कहानी, लोग तभी मानते हैं, यानी अगर कोई कामयाब नहीं ना हुआ तो किसी को आपकी कहानी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कामयाब नहीं है, अगर मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं ना, तो मैंने कितनी भी स्ट्रगल की है, वो कोई इसको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। आपकी स्ट्रगल की वैल्यू, आपकी स्टोरी की वैल्यू तब है जब आप कुछ अचीव कर जाएंगे, जब आप किसी मकाम पर, किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तब आपकी उस स्टोरी की वैल्यू मानी जाती है। अच्छा, तुम एक दिन भूखे रहे थे, अच्छा तुम एक दिन बगैर छत के सोए थे, अच्छा तुम्हारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे, अच्छा तुमने पैदल 10 किलोमीटर सफर किया, ये तब वैल्यूएबल है जब आप कामयाब हो चुके हैं। और अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आप 10 दिन का फाका करके भी मर जाएं, किसी को परवाह नहीं। आप 10,000 किलोमीटर पैदल चल जाएं, किसी को परवाह नहीं। आप जो है वो बगैर दवाई के दुनिया से चले जाएं, किसी को परवाह नहीं। आप खुले छत छोड़ के एक जो है वो रेलवे की पटरी पे भी सो जाएं तो किसी को परवाह नहीं। तो जो आपकी स्टोरी होती है, जब आपको सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, उस वक्त जाकर के आपकी उस स्टोरी में जान डलती है, क्योंकि फिर लोग उसको एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं। अभी एक्सचेंज ऑन को सक्सेस नहीं मिली है एज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑन अभी अपने मुख्तलिफ फेजेस को कर रही है। मैं इसको अगर कनेक्ट करूं तो ये कोई 3-4 साल का जर्नी है जो अभी तक हुआ है, और 3-4 साल के जर्नी में ये चौथा या 5वां साल ऐसा होने के लिए जा रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले 1 से 2 महीने में एक्सचेंज की वो शक्ल बन जाएगी जिस शक्ल का लोगों ने इंतजार किया है, या जिस शक्ल के बाद आपका जो है वो एक मोमेंटम बनता है। जिन्होंने एरोप्लेन का सफर किया उनको पता होगा कि जहाज पहले टैक्सी करता है, यानी वो सड़कों सड़क चलता है पहले, यानी उसको वो कहीं पे जो है वो समझ ले के जहां से उसने पैसेंजर्स को बिठाया है ना, उस जगह से जहां से उसने टेक ऑफ करना है वहां तक वो टैक्सी करके जाएगा। बाज औकात 5-7-10 मिनट भी टैक्सी करता है, डिपेंड कि वो किस बर्थ पे लगा हुआ था, कितनी दूर थी, और किस रूट से गुजर के उसने जाना है। तो जब वो ये यानी पूरा जर्नी करता है, तो उसके बाद उसका वो 10 मिनट की टैक्सी, 5 मिनट का टैक्सी, 20 मिनट का टैक्सी करने के बाद वो उस ट्रैक पे पहुंचता है जहां से उसने टेक ऑफ करना होता है। यानी आमतौर पे, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता, एक ही जो है, जो भी एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के ऊपर नॉर्मली 1 या 2 रनवे होते हैं, और उसी रनवे पे जहाज लैंड करते हैं, उसी पे टेक ऑफ करते हैं।
ठीक है। सिर्फ होता क्या है कि डायरेक्शन डिसाइड की होती है कि ईस्ट से जहाज उतरेंगे और वेस्ट से उड़ जाएंगे। तो जितने भी जहाज उस मुल्क में आते हैं या उस एयरपोर्ट पे आते हैं वो ईस्ट वाली साइड से आके लैंड करते हैं और वेस्ट वाली साइड से उड़ते हैं। हत्ता कि कोई वेस्ट से भी आ रहा हो तो वो घूम के पहले इस तरह का एंगल बनाता है ताकि वो जो है वो ईस्ट वाली साइड से उतरे। तो आपका जो ग्रोथ होती है या आपका जो स्टार्ट है वो फिर उस वक्त होता है जब आप रनवे पे मौजूद होते हैं और फिर आप टेक ऑफ करते हैं। ठीक है। इसी तरह अभी आप समझिए कि आप टेक ऑफ करने वाले हैं। एक्सचेंज ऑन ने जो पिछला जर्नी किया है अगले 1 से 2 महीने में एक्सचेंज ऑन विल टेक ऑफ। एक्सचेंज ऑन टेक ऑफ करेगी और उस टेक ऑफ के अंदर जो है वो आपने फीचर्स जो हैं जो कि बहुत जरूरी हैं जिससे कि आपको आपके पास दुनिया को अट्रैक्ट करने का मौका आ जाएगा। आज देखा आपने मार्केट फिर क्रैश की। बीटीसी जस्ट टच 94,000। एक 20 वाला बीटीसी 94,000 पे आ गया। मजे की बात यह है जिन्होंने एक 20 पे लिया था वो 94 पे भी खरीद रहे हैं। जिन्होंने एक 20 पे नहीं लिया था कि महंगा है वो 94 पे भी नहीं ले रहे, वो 74 पे भी नहीं लेंगे, वो 54 का भी नहीं लेंगे, वो 24 का भी नहीं लेंगे और मजे की बात वो 2400 का भी नहीं लेंगे। वो हमेशा इंतजार करते हैं कि जब नीचे आएगा तो लेंगे, पर कितना नीचे ये नहीं पता क्योंकि इंसानी फितरत है। आप हमेशा ज्यादा के ख्वाहिशमंद रहते हैं। जहां पर आप मौजूद होते हैं आप उससे ज्यादा के ख्वाहिशमंद ही होते हैं, तो इसलिए कभी नहीं खरीद पाते। और जिन्होंने खरीदना है वो 2.5 लाख का हो जाएगा तब भी ले लेंगे, चाहे वो 10 रुपए का लें, डज नॉट मैटर कि कितने का। अफोर्ड वाला चक्कर नहीं है। बड़े लोग इस बात को इस तरह लेते हैं कि जी बीटीसी तो मैं अफोर्ड ही नहीं करता। भाई क्यों नहीं अफोर्ड करते? $100 के तुमने कचरा कॉइन उठाए हुए हैं, $100 का तुमसे बीटीसी नहीं लिया जाता। 10-10, 20-20 डॉलर के उल्टम पुल्टम कॉइन उठाए हैं, $10 का बीटीसी नहीं क्या लिया जाता? मिलता है, क्यों नहीं मिलता जी? किसी भी एक्सचेंज पे जाइए, $10 का ऑर्डर लगाइए, बीटीसी मिल जाएगा, $5 का मिल जाता है। तो वो यानी जरूरी नहीं कि पूरा बीटीसी ही आप खरीदेंगे। यू नो दैट आप कुछ मतलब छोटा सा उसका क्या कहते हैं उसको सतोशी कुछ बाय कर लेंगे, लेकिन सतोशी भी बीटीसी है। तो ये जो है वो आपका मार्केट क्रैश किया। अभी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप आज कल परसों 15 दिन में महीने में अगर अपना जो है वो जीरो लिक्विडेशन लॉन्च करते हैं तो ये जो मार्केट क्रैश में बेचारे लोग जा रहे हैं इनके लिए तो आप उम्मीद की शमा है, इनके लिए तो आप रोशनी का दिया है। आपको तो वो उसी तरह है जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि बिटरेक्स के बाद अंधेरा हुआ तो लोगों को फाइनेंस पे रोशनी नजर आ गई। इसी तरह ये है कि जिस तरह का ये चैलेंज आ रहा है 2 महीने के अंदर ये कुछ 4 दफा 3 दफा 4 दफा ये हो चुका है पिछले 2 महीने में कि मार्केट बुरी तरह क्रैश करती है और इतना बुरा क्रैश करती है कि जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़े क्रैशेस हैं यूजर के। तो स्पॉट वाले तो फिर समझ लें कि बस उनका दिल घबराता है, लेकिन जो फ्यूचर्स वाले होते हैं उनका दिल तो फट जाता है, उनका दिल तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उनका तो ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, बेचारे हार्ट अटैक भी करा लेते हैं बिकॉज दे लूज देयर मनी। स्पॉट वाले पैसा नहीं लूज करते, वैल्यू लूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर्स वाले पैसा लूज कर जाते हैं। फ्यूचर वाले के बाद कुछ नहीं बचता क्योंकि किसी ने इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रखी होती कि वो 10-10 हजार डॉलर का जो है वो बीटीसी में या किसी भी कॉइन में 25-50%, 100-200% का जो है वो इतना ज्यादा डंप देखे। तो एक्सचेंज ऑन जो है पास्ट उसका हमें पता था, प्रेजेंट में हमारे पास आर्बिट्राज का ऑप्शन है जिस ऑप्शन के जरिए से हम जो है वो आर्बिट्राज के जरिए से अभी इनकम कर पा रहे हैं। वो तमाम दोस्त जो एक्सचेंज ऑन का पहले से हिस्सा हैं जिन्होंने आर्बिट्राज के पैकेजेस ले रखे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रखी है बॉट की, और बॉट उनके लिए काम करता है, बॉट उनके लिए पैसे कमाता है, वो बॉट से थोड़ी इनकम करते हैं और उनका एक माहौल चल रहा है। और फ्यूचर जो है वो हमारे पास मौजूद है स्पॉट की शक्ल में, और स्पॉट के ऊपर जो है वो एक समझ लें गोल्डन एक्स के नाम से एक टूल आएगा जो आपको ट्रेडिंग करने में सहूलत देगा। अब ये देखें आप एक नई दुनिया आप इस इंडस्ट्री में ले आएंगे। आज कोई भी आदमी क्रिप्टो में घुसता है तो वो ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहता है पर जाता नहीं है क्योंकि वो डरता है, नुकसान से डरता है ना, उसे पता ही नहीं कौन सा कॉइन खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये चीजें नहीं पता। अगर उसके पास एक सहूलत आ जाए कि उसको ये पता लग रहा हो, चले 90% एक्यूरेसी के साथ आ जाए, आपकी सहूलत के लिए कह रहा हूं 50% एक्यूरेसी के साथ आ जाए, उसे कम से कम ये तो पता हो अच्छा मैं ये वाला कॉइन, उसे कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं, टूल ने बता दिया, सिग्नल मिल गया कि यार ये कॉइन चांसेस हैं 90% कि अब ये कॉइन जो है वो ऊपर जाएगा, तो वो वाला बाय कर ले, सिंपल। और जैसे ही कॉइन ऊपर जाए बेच के प्रॉफिट बुक कर ले।
50% भी हो तो उसको खेलने का मौका मिल गया। तो आप इस टूल से, इस तरह के टूल से, इस तरह के प्रोडक्ट से एक नए यूजर्स की एक नई दुनिया ला सकते हैं। जो बाइनेंस पे अकाउंट रखता है लेकिन बाइनेंस पे ट्रेडिंग नहीं करता, वो आपकी एक्सचेंज पे अकाउंट बना के वहां ट्रेडिंग करना प्रेफर करेगा, अगर उसके पास इस तरह का एक फीचर मौजूद हो। तो अगले 1 से 2 महीने में आप टेक ऑफ के लिए तैयार है, जिसमें आपके पास ये सारे फीचर्स मौजूद होंगे। और जो है वो मैं थोड़ा सा बेतरतीब से वक्त पे सो गया था और मीटिंग से कुछ 15-20 मिनट पहले ही उठा हूं, तो मेरी आवाज में अगर कोई स्पार्क नहीं है तो उसकी सिर्फ इकलौती वजह ये है कि मैं कच्ची नींद से जागा हूं। आप ये समझ लें, मैं अलार्म लगा के सोया था लेकिन मैं कल रात को सो नहीं सका था। इस वजह से मुझे फिर अभी मैं मीटिंग से पहले 2 घंटे पहले मेरी आंख लगी, लेकिन मैंने अलार्म लगा लिया। तो मुझे महसूस हो रहा है, मेरा गला बैठा बैठा सा महसूस हो रहा है, या मेरी आवाज में अगर कोई आपको स्पार्क नहीं दिख रहा तो उसकी इकलौती वजह यही होगी कि मैं ख्वाबे खरगोश के मजे लेके अभी वापस उठा हूं, इसलिए मेरे जो है वो थोड़ा सा अभी बैटरी या सेल चार्ज नहीं है। बाकी जब आप तालियां शालियां भेजते हैं यहाँ पे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, मैं उस बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। तो हमारे पास अभी हमारी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ये वाला हमारा जर्नी है, जो जिसमें हम एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं। और इस फेज के अंदर जो है वो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपकी कंपनी बड़ी होगी। मुझे नहीं पता इस कंपनी ने आईपीओ करना है कि नहीं करना, आईसीओ करना है कि नहीं करना, कोई टोकन देना है कि नहीं देना, लेकिन अभी बहुत सारा जर्नी बाकी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन में हम एक नया अच्छा बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकें, लोगों को रेफर कर सके एक्सचेंज ऑन पे। तो एक्सचेंज ऑन का जो एफिलिएट प्रोग्राम होगा वो हमारे लिए मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन सकता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, आपकी सोच होगी 2, 4, 5 हजार डॉलर, जिस तरह लोग यूट्यूब से नहीं कमाते, यूट्यूब से अर्निंग करते हैं अपनी मोनेटाइजेशन के जरिए, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे लोगों के जो एफिलिएट के अकाउंट है ना, ब्रोकर्स के पास, एक्सचेंजेस के पास, वहां उनकी 2, 4, 5 हजार डॉलर की पर मंथ की इनकम है। वो स्प्रेड इनकम में से, या उनको जो है वो आपका जो ट्रेड मेकर टेकर फीस होती है उसमें से, इस तरह की फीसिस में से उनको एक शेयर मिलता है, एक्सचेंजेस देती हैं। आज आप और मैं बाइनेंस रेफर करने चाहेंगे तो हमारे 10 में से 9 जानने वाले पहले ही कर चुके हैं, तो हमारे लिए वो स्कोप नहीं है। लेकिन एक्सचेंज ऑन आज बाइनेंस के सारे यूजर हो सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑन का कोई यूजर नहीं है। यानी एक्सचेंज ऑन के पास फर्ज करें 1 लाख 2 लाख यूजर है, तो अभी एक्सचेंज ऑन को अगर 100 मिलियन यूजर करने हो तो बाकी जो यूजर आने हैं 99.8 मिलियन, वो आपके और हमारे रेफरेंस से ही आने हैं। तो एक ऐसा हम मोमेंटम बना सकते हैं जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को एक्सचेंज ऑन के एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जोड़ सकें, ताकि जब कल को यहाँ पर स्पॉट की ट्रेडिंग हो, लोग यहाँ पर मैसिव किस्म का आके ट्रेडिंग करें, चाहे फ्यूचर में करें, चाहे स्पॉट में करें, डिपॉजिट्स करें, पता लगे कि यार सिर्फ हमने चुके उनको रेफर किया था, हमने कुछ नहीं किया, कई हमको स्कोप नहीं दे रहे, कोई हम उनको लालच नहीं दे रहे, कोई हम उनको जो है वो कोई सुहाना ख्वाब नहीं दिखा रहे, जस्ट एक एक्सचेंज रेफर कर रहे हैं जैसे दुनिया की और बाकी एक्सचेंजेस हैं। इसी तरह हम एक्सचेंज ऑन को रेफर कर रहे हैं, वो यहाँ आता है, स्पॉट करता है, ट्रेडिंग करता है, मेकर टेकर फीस में से कुछ हिस्सा में आता है, वो डिपॉजिट करता है, अगर उसमें से हमें कुछ इंसेंटिव ये कंपनी देना चाहती है तो माहौल बन जाएगा। हम अपने साथ 200, 400, 500 लोगों को इस एक्सचेंज के साथ जोड़े, 1000, 2000, 10,000 लोगों को जोड़े। जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और जितने ज्यादा वो एक्टिवली जो है वो ट्रेडिंग करेंगे, उतना बड़ा इंसेंटिव है। इस सिनेरियो को ज़हन में रखें तो आपको समझ आ जाएगा कि अगला 6 महीने, साल की आपकी मेहनत जो है, जो आप करेंगे, वो एक्सचेंज ऑन के एफिलिएट प्रोग्राम की शक्ल के अंदर आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जितने जितना रेफर किया है, हर एक का अपना इंडिविजुअल है, उतना ज्यादा उसके लिए एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाएगा। तो ये एक फ्यूचर है जिसके अंदर हम अपनी जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। वक्त मैंने काफी ज्यादा शायद बीच में जाया भी किया, आखिरी 4 मिनट हैं सेशन को क्लोज करने से पहले। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। टिप ये है, इसको सीरियसली लीजिएगा। टिप ये है नॉर्मली कि हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसे कमाने के लिए लगे रहते हैं और करते ही चले जाते हैं, थकते नहीं, हारते नहीं, और चलते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिंदगी में एक मकाम ऐसा चाहिए हर इंसान को। सिर्फ ये नहीं कि आप जिंदगी के बारे में एक बड़ा मुश्किल चीज ये है कि हम जानते नहीं कितनी रहती है। यानी सबसे बड़ा जो कह लें एक दुख वाली बात है वो ये है कि हम जानते नहीं बाकी कितनी है। अगर हमें पता हो तो हम और तरीके से प्लान कर लें कि अच्छा यार, मेरी एज 50 इयर्स होनी थी तो मैं 30 इयर्स तक ये कर लूंगा, 40 इयर्स की उम्र तक ये कर लूंगा, 45 का होगा तो ये कर लूंगा, 48 साल का होगा तो फिर मैं सारे काम छोड़ के ये काम कर लूंगा। पता होता तो हम इसको बड़ा अच्छा प्लान कर सकते, लेकिन हमें पता ही नहीं है।
नो वन नोज के बकाया कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने दिन, घंटे, साल, सदियां कितनी रहती है हम जानते ही नहीं। ऐसे में क्या है कि जिंदगी को चीजों को पेंडिंग करने की बजाय कि जी मैं ये काम तब करूंगा जब ये हो जाएगा, मैं ये काम तब करूंगा जब वो हो जाएगा, उसकी बजाय हाल को जिए, जिस लम्हे में मौजूद हैं उस लम्हे को जिए, जिस जगह पे मौजूद हैं उस जगह को जिए, जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को एंजॉय करें। जहां जो यानी मेरे एक दोस्त हैं, भाई है हमारे, मोरे जी अगर सुन रहे हैं, आपको तो मैं रिमाइंडर नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या करना था। यानी आप ये मोरे जी का तो मैंने रेफरेंस दिया है, कोई भी आदमी है अपनी जिंदगी में कोई भी काम जो आप इसलिए करना चाहते थे कि ये मैं बाद में तब जाके कर लूंगा, तो पता नहीं बात होनी है कि नहीं होनी, उसको जिंदगी में अभी करिए, फौरन करिए। टिप मैं ये देना चाहता हूं कि ऑलवेज अगर पैसा कमाने की तरफ ही ध्यान देते रहेंगे तो दुनिया में कुछ और ना एक्सप्लोर कर सकेंगे, ना प्रोडक्टिविटी हो सकेगी, ना सीखा जा सकेगा। आपको पता है कि नहीं पता, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बहुत मतलब आइडियल चीज नहीं है, लेकिन जितनी भी दुनिया की बड़ी तसनीफात लिखी गई हैं, कंटेंट लिखा गया है, उसका एक बड़ा हिस्सा तब आया है जब वो लोग किसी वजह से तन्हाई का शिकार थे। चाहे वो कोई शायर है, चाहे अदीब है, चाहे मुसन्निफ है, चाहे कहानीकार है, जितना भी अदब क्रिएट हुआ है, ये लोगों को तब कर सके हैं जब वो तन्हाई में थे। किसी की तन्हाई इस वजह से थी कि उसके घर वाले उसको छोड़ गए, किसी की तन्हाई इसलिए थी कि वो बीमार हो गया, बिस्तर पे अकेला पड़ा था, कोई करीब नहीं था, किसी की तन्हाई इसलिए थी कि वो जेल में था और उसके पास वक्त ही वक्त था, उसको कोई काम नहीं करना था। यानी जब उसको टाइम मिलता है तो क्रिएटिविटी आती है। आप और हम में बहुत सारे लोग क्रिएटिव मौजूद हैं, लेकिन क्रिएटिविटी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आटा, चीनी, चावल, पेट्रोल, ईएमआई, पैसे, किस्तें, कर्ज, लेन देन, ये वो सब कुछ कर कर आके उसी साइकिल में हम फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाती है। सजेशन मेरी ये है, टिप मेरी ये है कि जिंदगी में आज जिस जगह पर खड़े हैं, जो भी करते हैं, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्सचेंज ऑन है, या आप पार्ट टाइम एक्सचेंज ऑन में काम करते हैं, या आप एक्सचेंज ऑन में 5 मिनट काम करते हैं, इनकम सोर्स आपका कोई और है, कुछ भी है, एक दफा जान लगाइए, मेहनत करिए, पैसे कमाइए, और फिर उन पैसों को तरीके सलीके से किसी जगह इन्वेस्ट करिए। यानी मैं इसको आसान लफ्जों में कहूं तो एक्सचेंज ऑन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, ये तो इसका कोई जोड़ नहीं है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जो है वो 1% पर मंथ जो है, ये सबसे पॉसिबल वाली आसान, ये 1% पर डे वाली नहीं, 1% पर मंथ वाली जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ये दुनिया में सेफेस्ट ऑप्शंस हैं। आप कुछ भी बाय कर लें, आप गोल्ड बाय कर लें, सिल्वर बाय कर लें, रियल एस्टेट बाय कर लें, लैंड बाय कर लें, घर बाय कर लें, दुकान बाय कर लें, प्राइस बॉन्ड बाय कर लें, स्टॉक्स बाय कर लें, क्रिप्टो बाय कर लें, बिटकॉइन बाय कर लें, 1% तो ऐसे ही है हंस के पर मंथ। ठीक है, आप सिर्फ कैलकुलेट करिए आज इस सेशन के खत्म होने के बाद कि मेरा एक्सपेंस कितना हो घर का कि मेरी इज्जत से जिंदगी गुजरे। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेता हूं कि जी 10 लाख रुपए एक्सपेंस है, किसी बंदे को पता लगा है कि यार 10 लाख रुपए एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस 5 लाख है, 10 लाख हो तो बड़ी इज्जत की जिंदगी है, मजेदार माहौल है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको 20 लाख भी कर सकते हैं, 20 करोड़ भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप जहां रहते हैं, जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख की एग्जांपल लेता हूं कि आपको पता है कि 10 लाख रुपए मेरे पास हर महीने आ जाएं, तो मैं अपनी बुनियादी जरूरियात से, अपनी जिंदगी की जो रूटीन है उससे किसी हद तक आजाद हूं कि मैं कुछ क्रिएटिविटी कर सकता हूं, कुछ और चीजें जिंदगी में कर सकता हूं। तो फिर आप क्या करें, एक दफा हिम्मत करें और 10 करोड़ रुपए कमाएं। बस पूरी जिंदगी काम मत करें, पूरी जिंदगी नहीं करना, कर दिल करे तो करना है, दिल ना करे तो नहीं करना, मजबूरी में नहीं करना। एक दफा 10 करोड़ कमाएं, उस 10 करोड़ को करें इन्वेस्ट। मैंने आपको चीजें बता दी हैं, मैंने कहा है दुनिया का कोई भी एसेट ले लें, सोना चांदी से लेके, प्राइस बॉन्ड से लेके, क्रिप्टो से लेके, स्टॉक्स तक, और जमीन जायदाद से लेके घर बार तक, आसानी के साथ 1% पर मंथ आता है, जिसका मतलब है कि 10 करोड़ रुपए अगर आपने कमा लिए,
उसको रीजनेबल तरीके से आपने सेफेस्ट जगह पे भी इन्वेस्ट कर दिया तो हर महीने 10 लाख रुपए, 1% है 10 करोड़ का, वो होता है 10 लाख रुपए। तो आप वो 10 लाख रुपए का आपने जुगाड़ कर लिया, या आपने एक जगह बना ली जहां आपका 10 करोड़ भी सेफ था और आपको 10 लाख रुपए महीने का भी आता है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो ये वाली हिम्मत कर लें आप किसी तरीके से, तो उसके बाद आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, आप अपने आप को क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपका दिल चाहता है इंटरनेशनल ट्रिप्स करने को, वो करिए। आपका दिल चाहता है, अभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मैं खुद अपने से में देखूं तो अभी हमने अपने अपने कंट्री नहीं, मैंने बहुत जर्नी किया, मैं गिन नहीं सकता, मैंने लाखों किलोमीटर्स का जर्नी किया हुआ अपने कंट्री के अंदर। यानी जो है वो एक नुक्कड़ से जो है वो दूसरी नुक्कड़ तक गया हूं मैं पाकिस्तान की। यानी मैं कराची से पेशावर तक गया हूं, कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये वो सब जगहों पे मैंने विजिट किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी। कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं, अच्छा ये भी है वहां पे, अच्छा सरगोदा में ये भी है, अच्छा खुशाब में ये भी है, अच्छा जो है मुल्तान में ये भी है, अच्छा रहीम यार खान में ये भी है, आपको कराची में ये भी है, सिंध में खैरपुर में ये भी है। आपको कितनी ऐसी चीजें अभी तक नहीं पता। तो आपके पास जो है वो वक्त हो जाए, पैसे आ जाए, तो फिर आपके पास आजादी है कि आप अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। टिप मेरी ये है कि सारी जिंदगी काम नहीं करना, एक दफा किसी भी जगह पर जहां पर मौजूद हैं अच्छे पैसे कमाइए, उनको सेफेस्ट जगह पे इन्वेस्ट करिए और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए से जो है फिर अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। 2 मिनट में ज्यादा ले गया, 3 मिनट। और थैंक यू वेरी मच मेरी बात सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ काम की बातें बता पाया, हो सकता है कि शायद बता पाया या नहीं बता पाया, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ में आई है, जो आपको अच्छी लगी है, आप जरूर उसको अडॉप्ट करिएगा। बाज़ औक़ात बोलने वाला कह जाता है और उसे नहीं पता लगता, ये आम जिंदगी में भी होता है। हम बहुत सारी बातें ऐसी बोल जाते हैं लेकिन उससे किसी का दिल दुख जाता है, हमें पता नहीं लगता। हम कहते हैं यार वो मुझे पता ही नहीं लगा, मैं उसका दिल दुखा गया इस बात से। इसी तरह ये है, कभी कभी कोई बात अच्छी भी लग जाती है, मुझे नहीं पता लगा, हो सकता है इसमें से कोई अच्छी बात भी हो जो आपको लगी हो, आपको समझ में आई हो। तो इस जर्नी का मतलब यही था। एक तो कंपैरिजन था जिससे हमें ये पता लगता है कि एक्सचेंज ऑन अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है। अगर हम साथ जुड़े रहें, एक्सचेंज ऑन आगे बढ़ती रहे सही तरीके से, सिक्योरिटी के साथ, अच्छी पॉलिसीज के साथ, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ती रहे, तो एक करियर और फ्यूचर की शक्ल में हमारे पास एक्सचेंज ऑन मौजूद है। आज जो हम एफर्ट कर रहे हैं ये हमारी ताहयात एफर्ट बन जाए। आज जिसको एफिलिएट के तौर पे एक्सचेंज ऑन का जोड़ लिया है, वो 10 साल भी ट्रेडिंग करता रहे तो हमें मजा आए उसका, हमें उसका कोई इंसेंटिव मिलता रहे। तो इस पर्पस के तहत मैंने ये आज का सेशन जो है वो आपके साथ शेयर किया है, और पर्सनल टिप इसलिए दे दी है ताकि आप उस पे गोल पे काम करें। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इसी तरह के किसी गोल पे काम करूं, और मैं कर भी रहा हूं, और उम्मीद है कि आप भी कामयाब होंगे और मैं भी कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में आने के लिए। एक्सडेमी का पर्पस यही है कि हम इस एकेडमी के जरिए से क्रिप्टो की एजुकेशन, जनरल लाइफ की कोचिंग और ये सब चीजें करते रहे, ताकि कहीं ना कहीं किसी एक आदमी की जिंदगी में भी सुधार आ जाए, तो समझे पूरे मुआशरे पे असर आएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट सबके लिए, अपना ख्याल रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हैं, मोहब्बतें हैं आपकी और मेरी आपकी तरफ, और जितना आप मुझसे प्यार करते हैं इतना ही मैं आप सुनने वालों से भी प्यार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।